लेट्स स्टार्ट हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। आइए, हार्डी और वीनबर्ग नाम के दो मैथमेटिशियन थे, समझिएगा मेरी बात। अब बायोलॉजी में फिर मैथ लगेगी। देखो, बायोलॉजी मैथ के बगैर अधूरी है और मैथ्स बायो के बगैर अधूरी है, क्योंकि मैथ्स की स्टडी करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। लेकिन अब ये जो लॉ है ये आपको कठिन क्यों लगता है? इसकी सबसे बेसिक वजह क्या है? सबसे बेसिक वजह ये है कि आपको बचपन में जब पढ़ाया गया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको ये नहीं बताया गया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्चुअली कैसे आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप बस सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हो कि सर इसमें क्या करना है, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर इसका आपको डायग्रामेटिक प्रूफ पढ़ाया जाता तो हार्डी वीनबर्ग आप चुटकियों में खत्म कर देंगे। सर डायग्रामेटिक प्रूफ कहने का मतलब, डायग्रामेटिक प्रूफ पहले इसका समझ लीजिएगा, इसके बाद हम घुसेंगे हार्डी वीनबर्ग में। तो देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आता कैसे है? सबसे पहले पकड़िए यहां पर स्क्वायर। अगर स्क्वायर की बात हो रही है, इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? एरिया या वॉल्यूम? एरिया। क्यूब होता तो हम किसकी बात कर रहे होते? वॉल्यूम। भाई स्क्वायर का मतलब वो लंबाई गुणा चौड़ाई, भाई लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? मान लो 2 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा 2 इंटू 2 अर्थात 4 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है एरिया को, क्यूब रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। लेकिन यहां पर हम अपन क्या देख रहे हैं? स्क्वायर देख रहे हैं। अगर हम यहां पर स्क्वायर देख रहे हैं तो इसका मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात एक ऐसा स्क्वायर जिसकी लेंथ, जिसकी प्रत्येक साइड की लेंथ है a प्लस बी। क्लियर? एक ऐसा स्क्वायर जिसकी प्रत्येक लेंथ, भाई स्क्वायर है तो चारों लेंथ क्या होगी? बराबर। भाई जो ये होगी, भाई ये होगी, भाई ये होगी, भाई ये होगी। अब a प्लस बी अगर इनकी वैल्यू सेम होती तो हम क्या इन्हें अलग अलग टर्म से डिनोट करते? नहीं। हम अगर वैल्यू सेम होती तो दोनों को a बोलते, या दोनों को b बोलते, या दोनों को x बोलते। इनकी वैल्यूज अलग अलग होंगी, इस वजह से हमने एक नंबर को a से रिप्रेजेंट किया और एक नंबर को b से रिप्रेजेंट किया। अब a प्लस बी, मान लो इसमें से किसी एक को बड़ा मान लो मैंने मान लिया एक जो भी नंबर a का होगा उसकी वैल्यू ज्यादा है। मान लो ये 5 है और ये 4 है, तो अब क्या हुआ? मैंने मान लो एक लिया बड़ा वाला वैल्यू a और b को छोटा लिया, ठीक। अब ये क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? वैसे यहां पर भी हो जाएगा, एक बड़ा लिया, a वाली नंबर बड़ी ले ली, तुम किसी एक को बड़ा मान लो तो दूसरा छोटा हो जाएगा ना। जब दो में एक बड़ा है तो दूसरा छोटा है, और दूसरा मैंने छोटा वाला वैल्यू ले लिया, दैट इज b। अब हमें जानना है a प्लस बी का होल स्क्वायर का एरिया कितना होगा, क्योंकि स्क्वायर है, क्यूब होता तो क्या निकालते? वॉल्यूम। तो अगर हम टुकड़ों में तोड़ दें तो इतना क्या हो जाएगा? a इंटू ए दैट इज a स्क्वायर। क्लियर? अब अगर हम देखें उसी प्रकार नीचे वाली वैल्यू निकालें तो ये लेंथ कितनी होगी? a ऊपर वाले के बराबर, तो ये हो जाएगी a और ये हो जाएगा b। a इंटू बी, यहां पर क्या लिख देंगे? ab। और उसी प्रकार इधर भी हम क्या कर लेंगे? a इंटू बी, तो अब यहां पर भी क्या हो जाएगा? ab। और यहां पर ये लेंथ भी b है और ये लेंथ भी b है, तो b इंटू बी दैट इज b स्क्वायर। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इन चारों को जोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना ab है? 2ab है, तो हमने लिख दिया 2ab। हेंस प्रूव्ड। ये है आपका डायग्रामेटिक प्रूफ ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत सारे लोग शायद पहली बार ये जान रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली ये आया ऐसे ही था, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर जिसकी प्रत्येक लेंथ है a प्लस बी। किसी एक को बड़ा कर लो और टोटल एरिया निकाल दो, और जो टोटल एरिया आएगा वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ लेट्स स्टार्ट हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। देखो यहां पर बहुत सारी बातें लिखी हुई, अभी आपको समझ में नहीं आएगी, बस मैं बोल रहा हूं, अभी आप अपने दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा। आ जाए अच्छी बात है, ना आए परेशान मत होइएगा। देखिए, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हो, हैप्लॉयड पर यह लॉ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बात की बात है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हो, उसमें म्यूटेशन ना हो रहा हो, ठीक, नो म्यूटेशन ना हो रहा हो, रैंडम मेटिंग हो रही हो। रैंडम का मतलब एक डायरेक्शनल मेटिंग नहीं कि कैपिटल ए के साथ ही मेटिंग करेगा, मतलब रैंडम का मतलब कोई किसी के साथ भी
कोई किसी के साथ भी ब्रीडिंग कर सकता है, मतलब कैपिटल ए के साथ भी कर रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ भी कर रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ भी कर रहा है, मतलब कोई किसी से भी कर रहा है। क्लियर? मतलब कोई फिक्स डिटरमाइन नहीं कि नहीं भाई कैपिटल ए के साथ करेगा तब ये लॉ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ये बात की बात है, पहले सुनते जाइए। जब कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हो, कोई म्यूटेशन ना हो रहा हो, रैंडम मेटिंग हो रही हो, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो रही हो, नो जीन माइग्रेशन, नो जीन फ्लो, नो मियोसिस, नो इनब्रीडिंग, नो फाउंडर इफेक्ट। नो फाउंडर इफेक्ट के बाद नो नेचुरल सिलेक्शन, पॉपुलेशन का साइज लार्ज होना चाहिए। ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। हार्डी विनबर्ग स्मॉल पॉपुलेशन पे नहीं लगता, हार्डी विनबर्ग लार्ज पॉपुलेशन पर लगता है। और अल्टीमेटली नो एवोल्यूशन, उस पॉपुलेशन में एवोल्यूशन ना हो रहा हो, तभी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम बोलिए, हार्डी विनबर्ग लॉ बोलिए, हार्डी विनबर्ग थ्योरम बोलिए, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम बोलिए। लॉ, थ्योरम, इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल, इन सब का मतलब एक ही है। अब क्या कहता है हार्डी विनबर्ग का लॉ, सुनिएगा मेरी बात। हार्डी और विनबर्ग नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा ये सारी चीजें अगर होंगी बेटा, इनमें से कुछ भी होगा ना तो एवोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन हार्डी विनबर्ग क्या कहता भैया, एवोल्यूशन नहीं हो रहा हो तभी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम लागू होगा। अब आप सोच रहे हो सर चैप्टर का नाम ही एवोल्यूशन है और हार्डी विनबर्ग लागू तब हो रहा है कि जब एवोल्यूशन ना हो रहा हो। तो सर ये तो अजीब बात है, ये तो आप दो तरफ की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप एवोल्यूशन पढ़ा भी रहे हो कि एवोल्यूशन हो रहा है और ये लॉ लगेगा कब, जब एवोल्यूशन नहीं होगा। तो इस लॉ का फायदा क्या हुआ? अरे जब एवोल्यूशन होता है और इनका लॉ इनके लॉ का आधार यही है कि जब एवोल्यूशन नहीं होगा तभी मेरा लॉ लागू होगा और चैप्टर का नाम ही है एवोल्यूशन। तो इस लॉ का महत्व क्या है समझना कायदे से, ये आएगा लगभग 15 मिनट बाद। सबसे पहले समझिएगा हार्डी विनबर्ग में क्या बातें कही थी। हार्डी विनबर्ग ने कहा मान लो एक पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए। देखो स्मॉल पॉपुलेशन पर ये लॉ इसलिए भी नहीं लागू होता, थोड़ी देर बाद बताएंगे। सुनो, मान लो कोई बड़ी पॉपुलेशन है, मान लो 10,000 लोग हैं। कितने? 10,000 लोगों में हमने देखा कि भाई या तो वो कैपिटल ए होंगे, किसी एक जीन को ले लो, किसी एक जीन के 2 एलिक फॉर्म हो गए। भाई अगर कोई आप एक जीन ले रहे हैं तो एक जीन के 2 एलिक फॉर्म हो गए, एक हो गया कैपिटल ए और एक हो गया स्मॉल ए। क्लियर? मान लो किसी पॉपुलेशन में, बड़ी पॉपुलेशन 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों में कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितनी बार अपने आप को रिपीट करती है, वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर मैं एक नंबर लिख रहा हूं, एक लेटर लिख दे रहा हूं, चलो इधर देखो, कैपिटल ए स्मॉल बी, सॉरी स्मॉल ए बी सी 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 डी बी ए। तो अब यहां पर ए की फ्रीक्वेंसी, ए कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार, तो ए की फ्रीक्वेंसी हम क्या बोलेंगे? 2। वहीं पर बी कितनी बार रिपीट हुआ? 1 बार। सी कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार। तो ये हो गई सी की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई चीज अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रही है। क्लियर? ये क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए 6 लोग हैं यहां पर, ठीक, एक का जीनोटाइप हमने लिखा कैपिटल ए, एक का लिखा कैपिटल ए स्मॉल ए, एक का लिखा स्मॉल ए, एक का लिखा कैपिटल ए, एक है स्मॉल ए और एक और है स्मॉल ए। अब मैंने पूछा, ये तो जीनोटाइप दिया हुआ है, ठीक है, ये तो जीनोटाइप है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये जीनोटाइप हुआ। मुझसे पूछता है कि बताओ इन 6 लोगों की जनसंख्या में, मात्र 6 लिया हूं, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है? ठीक, तो कैपिटल ए गिन लो कितने, 1 2 3 4 5, तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 5। उसी प्रकार स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगी स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बात? फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई चीज अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रही है। यहां पर फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कैपिटल ए अपने आप को कितनी बार पॉपुलेशन में रिपीट कर रहा है। ये एक इंडिविजुअल में 2 कैपिटल ए हैं, एक ही इंडिविजुअल में 2 कैपिटल ए, यहां पर एक इंडिविजुअल में 1 कैपिटल ए है, तो ओवरऑल कैपिटल ए जोड़ लो कितने हैं, वो हो गए कैपिटल ए, उतनी बार रिपीट कर रहा, वो हो गई कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी। वैसे स्मॉल ए जोड़ लो, किसी पॉपुलेशन में कितनी बार आ रहा है, वो हो गई स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब समझिएगा, फ्रीक्वेंसी मेरा मानना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब भाई एक जीन है, ठीक है भाई, सीधी बात है, होमोलोगस क्रोमोसोम पर जीन पाए जाते हैं। एक जीन के 2 एलिलिक फॉर्म होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक सेम लोकाई पर पाए जाएंगे, मतलब सेंट्रोमियर से सेम डिस्टेंस पर पाए जाएंगे। जेनेटिक्स में और सेल डिवीजन में बातें मैंने कई बार बोली है। मान लीजिए कैपिटल ए किसी पॉपुलेशन में रिपीट कर रहा है 17 बार, 18 बार, 24 बार, 24,000 बार, उससे मैं कोई मतलब नहीं। मैंने कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी को यहां पर मैं अलग से लिख रहा हूं, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए मैंने मान लो डिनोट कर दिया किससे? पी से।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए को हमने डिनोट किया पी से। अब पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यार, 10,000, 20,000, 40,000, मुझे क्या पता, ये तो जिस पॉपुलेशन में आप स्टडी कर रहे हो, जिस जीन को स्टडी कर रहे हैं, उस बात पर डिपेंड करेगा, राइट। अब मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए जो भी आए 10,000, 40,000, 50,000, मुझे नहीं पता, मैंने उसको डिनोट किया क्यू से। तो कैपिटल ए कितनी बार रिपीट कर रहा है उसे डिनोट किया पी से, स्मॉल ए कितनी बार रिपीट कर रहा है उसे डिनोट किया क्यू से। हार्डी वीनबर्ग का कहना था जब एवोल्यूशन ना हो रहा हो, म्यूटेशन ना हो रहा हो, मियोसिस ना हो रही हो, रिकॉम्बिनेशन ना हो रहा हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो रहा, सर ये सब क्या बोले जा रहे हो, सुनते रहो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो रही हो, फाउंडर्स इफेक्ट लागू ना हो रहा हो, ना जीन माइग्रेशन हो रहा हो, ना जीन फ्लो हो रहा हो, ना वेरिएशन आ रहा हो, ना म्यूटेशन हो रहा हो, ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो। पहले मैं क्या बोल रहा हूं, ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मियोसिस होगी, मियोसिस होगी तो गैमेट बनेगा, और सीधी बात है मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होगा। और हार्डी वीनबर्ग कहते थे, और भाई रिकॉम्बिनेशन होगा तो वेरिएशन आ जाएगा। वीनबर्ग कहते थे एवोल्यूशन नहीं हो रहा तब मेरा इक्विलिब्रियम लागू होगा। अभी एक बड़ी अटपटी सी बातें लग रही हैं आपको, लेकिन अब आपको बहुत सीधे से समझ में आएगा। इन्होंने कहा जब एवोल्यूशन ना हो रहा हो तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी का जो समेशन होगा, का जो एडिशन होगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। दोबारा, कैपिटल ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0.6, 0.7, अब 600 ले लो, अरे टोटल 1000 है, 1000 में 600 बोल दो, 1000 का 600, भाई मान लो 1000 लोग हैं, 1000 में 600 कैपिटल, भाई 1000 आपके एल है टोटल, ठीक है, पी और क्यू मिलाकर टोटल कितने हैं 1000। इधर देखना, पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 1000, पी प्लस क्यू की वैल्यू मिलकर मान लो 1000 है, ठीक है, और जिसमें पी जो है वो 600 है, क्यू की वैल्यू 400 है। पी का मतलब क्या हुआ, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी, क्यू का मतलब क्या हुआ, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी। इन दोनों की वैल्यू का समेशन कितना है 1000। अब यार देखो, मैथ नंबरों के साथ खेलती है, सीधी सी बात है। अगर मैं 600 प्लस 400 बराबर 1000 कह रहा हूं, तो मैं ये भी लिख सकता हूं 60 प्लस 40 बराबर 100। अनुपात की बात करो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 प्लस 4 बराबर 10, 0.6 प्लस 0.4 बराबर 1। क्लियर। तो हाँ, अब भाई कांस्टेंट की वैल्यू आप क्या लेते हो उस हिसाब से, अगर कांस्टेंट 1000 लोगे तो यहां वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी, 10,000 लोगे तो ये 6000 हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा। अनुपात को तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो वीनबर्ग साहब ने कहा था पी प्लस क्यू की वैल्यू अगर किसी भी पॉपुलेशन के लिए अगर एवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। सर थोड़ा और समझाइए। सर 1 की या कोई और कांस्टेंट, अरे जो मर्जी ले लो यार, उसी अनुपात में तुम्हें इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। 1 से छोटी लोगे तो उसी अनुपात यहां पर तुम्हें घटाना पड़ेगा। क्लियर है ये बात। अब P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मान लो P की वैल्यू है 0.7 तो Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0.3। अगर 0.3 से ऊपर हुई या नीचे हुई मतलब इनका लॉ लागू नहीं हो रहा है। क्लियर है ये बात। यहां तक भी मोटी मोटी बातें कर रहे हैं। अगर P की वैल्यू 0.7 तो इसकी होगी 0.3, अगर P की वैल्यू 0.6 तो इसकी होगी 0.4। मतलब अगर P की वैल्यू बढ़ेगी तो Q की वैल्यू घटेगी। पहले बताओ लॉजिक समझ में आ गया। P की वैल्यू बढ़ेगी तो Q की वैल्यू घटेगी, अगर Q की वैल्यू बढ़ेगी तो P की वैल्यू घटेगी, वरना इन दोनों का समेशन 1 से ऊपर नीचे हो जाएगा। लॉजिकल बात। क्लियर। एग्जांपल के तौर पर फिर देखिएगा इसे। आइए इधर देखिएगा। मान लीजिए P और Q की मैं वैल्यू लिख रहा हूं। P की वैल्यू 0.9 तो Q की वैल्यू होनी चाहिए 0.1। क्लियर है, क्योंकि P प्लस Q की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1, वरना हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। P की वैल्यू 0.8 तो Q की वैल्यू होगी 0.2, P की वैल्यू 0.7 तो Q की वैल्यू 0.3, P की वैल्यू 0.6 तो Q की वैल्यू 0.4, P की वैल्यू 0.5 तो Q की वैल्यू 0.5, P की वैल्यू 0.4 तो Q की वैल्यू 0.3। आप नोटिस करिए, अगर P घट रहा है तो Q बढ़ रहा है, वरना इक्विलिब्रियम 1 का मेंटेन नहीं हो पाएगा। पक्का। अब 0.6, 0.4, सॉरी हाँ 0.6, ठीक है। आओ इधर आओ, बहुत अच्छी मैथ है। अब सुनना मेरी बात। P की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो Q की वैल्यू घटेगी, या Q की वैल्यू बढ़ेगी तो P की वैल्यू घटेगी। क्लियर है बात। यहां देखिए, जब आप नीचे जा रहे हैं तो P की वैल्यू घट रही है, और आप नीचे जा रहे हैं तो Q की वैल्यू बढ़ रही है। क्लियर। वहीं पर उल्टा देखिए, अगर आप ऊपर जाइए तो Q की वैल्यू घट रही है, तो इधर भी उल्टा जाइए तो P की वैल्यू बढ़ रही है। तभी तो इन दोनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। P प्लस क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हार्डी वीनबर्ग ने कहा जब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो, जहां पर रैंडम मेटिंग हो रही हो, नेचुरल सिलेक्शन लागू ना हो रहा हो, एवोल्यूशन ना हो रहा हो, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो जीन माइग्रेशन, नो जीन फ्लो,
नो गैमेटोजेनेसिस, नो मियोसिस, नो फाउंडर्स इफेक्ट, नो एवोल्यूशन, तब इनका लॉ लगेगा कि भैया कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी अर्थात P, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी अर्थात Q, इन दोनों का समेशन क्या आएगा? कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट नहीं आता है अर्थात हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम समझ रहे हो ना कि भाई एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। कहते हैं अगर P प्लस Q की वैल्यू, समझिएगा कायदे से, आप 10th एनसीईआरटी में देखना डायनेमिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल है, सी 100 पर दो बच्चे बैठे होते हैं, अगर एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा और एक ऊपर जाएगा दूसरा वाला नीचे जाएगा, तभी दोनों में इक्विलिब्रियम क्या होगा? मेंटेन। क्लियर? तो हार्डी वीनबर्ग कहते थे कि कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी का समेशन एक कांस्टेंट आएगा और अगर ये कांस्टेंट ऊपर नीचे हुआ मतलब एवोल्यूशन हो गया। अब समझ में आया? हार्डी वीनबर्ग, मैं स्टार्ट यहीं से किया था कि हार्डी वीनबर्ग लागू कब होगा इक्विलिब्रियम? जब एवोल्यूशन ना हो, और चैप्टर का नाम ही है एवोल्यूशन। तो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम बताता है कि अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, मान लो क्यू की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब प्रकृति इस एलिलिक फॉर्म को सपोर्ट कर रही है। अगर इस एलिलिक फॉर्म को सपोर्ट कर रही है मतलब अब आपका क्या होगा? इस एलिलिक फॉर्म के लोग ज्यादा बनेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा? आपकी पॉपुलेशन का जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो एक डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी। क्लियर? मतलब अब होगा एवोल्यूशन, क्योंकि प्रकृति नेचुरल सिलेक्शन कर रही है, इस एलिल को सपोर्ट कर रही है और इस एलिल को डिमोट कर रही है। क्लियर? तो हार्डी वीनबर्ग, अब समझना मेरी बात, हार्डी वीनबर्ग तब लागू होगा जब एवोल्यूशन ना हो रहा हो। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब मतलब एवोल्यूशन हुआ। अगर कोई एक भी P और Q में किसी एक की वैल्यू बढ़ गई मतलब नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट कर रहा है, किसी एक एलिल को ज्यादा फेवर कर रहा है। क्लियर है यहां तक? आइए अब ये बताओ, यहां पर आपने लिखा कैपिटल ए कैपिटल या स्मॉल ए, चलो कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक। हार्डी वीनबर्ग को मैथमेटिकली और तरीके से प्रूफ किया जा सकता है लेकिन आपको उतनी आवश्यकता नहीं है। कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा है, गौर से देखिएगा। यहां पर बताइए कितने एलिल हैं? एक या दो? दो एलिल हैं, दो एलिल हैं। और नोटिस करिए, एक मम्मी से आया होगा और एक पापा से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया कैपिटल ए स्मॉल ए। मतलब इतने समय पता चला गया कि एलिल का मल्टीप्लिकेशन ही जीनोटाइप है। भाई कैपिटल ए एक एलिल हुआ, स्मॉल ए एक एलिल हुआ, दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? जीनोटाइप। ठीक है, यहीं से हार्डी वीनबर्ग ने दिमाग लगाया कि अगर एलिल का मल्टीप्लिकेशन जीनोटाइप है तो भैया याद करो एलिलिक फ्रीक्वेंसी को कैसे निकाला था? P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। कत्ता या और बेटर होगा बोले P प्लस क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, अब अगर P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी है तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? मतलब कैपिटल ए कितनी बार आया पॉपुलेशन में, कैपिटल ए स्मॉल ए कितनी बार आया और स्मॉल ए कितनी बार आया। यहां पर देखिए आपने पहले एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकाली, कैपिटल ए 5 बार, स्मॉल ए 7 बार आया। अब जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो ये नहीं रहेगा, अब लिखेंगे कैपिटल ए कितना आया, कैपिटल ए कितना आया और स्मॉल ए कितना आया। ठीक, इधर देखो कैपिटल ए 2 बार आया तो इसकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज अपने आपको कितनी बार रिपीट कर रही है। कैपिटल ए कितनी बार आया? 1। और स्मॉल ए कितनी बार आया? 3। तो ये क्या हो गई? जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब सर आपने एक बात कही थी कि हार्डी वीनबर्ग का जो लॉ है वो लार्ज पॉपुलेशन पे लगता है, स्मॉल पे लागू नहीं होता है। भाई अगर स्मॉल पॉपुलेशन मान लो 6 लोग हैं, अब कैपिटल ए आपस में मीटिंग करते रहे, ठीक, तो बेटा कैपिटल ए वाले एलिल को सपोर्ट मिल जाएगा, सीधी सी बात है। कैपिटल ए वाले आपस में मीटिंग करते रहे, ठीक, तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एक का एक बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और सब आपस में मीटिंग करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी अर्थात जो डाटा होगा वो लगभग वैसा ही आएगा, क्योंकि आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन पर ऑपरेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे ये बोलूं 6 लोग हैं, 6 लोग में कितने गोरे होंगे? तो बेटा वैल्यू मान लो 1 आई। 10 लोग हैं, कितने गोरे होंगे? क्या पता अभी भी 1 हो, जो तुमने 4 ऐड किए वो काले ही हो। ठीक, वो एक अकेला गोरा मैं हूं। ठीक, लेकिन अगर 10,000 लोग हैं, बड़ा पॉपुलेशन ले लिया और 10 लाख ले लिया तो 10,000 का जो लगभग डाटा आएगा वही 10 लाख का भी आएगा, क्योंकि बहुत बड़े पॉपुलेशन पर इस तरीके के मैथमेटिकल नंबर फर्क नहीं डालते। क्लियर? अब समझना कायदे से। तो यहां पर अगर मान लो कैपिटल ए आपस में मीटिंग करने लगे तो कैपिटल ए बढ़ता चला जाएगा, अर्थात इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए कि हार्डी वीनबर्ग ने कहा कि मेरा लॉ लार्ज पॉपुलेशन पर लगाना। ठीक है,
तो अब यहां पर अपन क्या बात कर रहे थे कि जीनोटिपिक जो एलिल का मल्टीप्लीकेशन क्या बनाता है, जीनोटाइप। एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या आई, P प्लस Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी P, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी Q इज इक्वल टू 1। अब आओ बेटा, तो मैं ये भी कह सकता हूं अगर एलिल का मल्टीप्लीकेशन जीनोटाइप है तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन, एलिलिक फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन जीनोटिपिक, जल्दी बोलो, फ्रीक्वेंसी होगा, पक्का। अब एलिलिक फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन करो तो हम लिखेंगे P प्लस Q, ये एक ये भाई एलिलिक फ्रीक्वेंसी हुई, मल्टीप्लाइड बाय P प्लस Q इज इक्वल टू 1 इंटू 1। क्लियर? तो बेटा इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, जल्दी से बताओ, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। अब इधर आइएगा, समझिएगा, यहां पर P स्क्वायर, पहले बताओ P कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी क्या थी, P, पक्का। तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कौन डिनोट कर रहा होगा, P स्क्वायर। कैपिटल ए जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो P स्क्वायर। स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी Q से डिनोट की थी, तो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी Q स्क्वायर। ठीक, अब कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी, कैपिटल ए क्या हो गया की फ्रीक्वेंसी P, स्मॉल ए की क्या हो गई Q। क्लियर? अभी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बहुत मजा आएगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी आती है 2PQ। अब मामला फंस गया। अब आप सोच रहे हो ये कैसे हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्यों आ रही है, यहीं पर आ जाती है मैथमेटिक्स। आओ वापस ले चलें जहां से स्टार्ट किया था, इधर देखना बोर्ड की तरफ, फिर इसी के साथ दोबारा खेलते हैं। आओ बोर्ड की तरफ देखिएगा, मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ठीक, पक्का, और यहां पर एक तरफ हमने फीमेल गैमेट ले लिया और एक तरफ हमने मेल गैमेट ले लिया। यहां तक क्लियर है? हार्डी विनबर्ग ने स्टार्ट किया था कैपिटल ए स्मॉल ए पेरेंट से, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए से। यहां तक क्लियर है? तो भैया इधर देखिएगा, इधर मान लो यहां पर ये हो गई स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी। स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट कर रहा था, Q से। स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है, ये फीमेल गैमेट हो गया, फ्रीक्वेंसी कितनी है Q, और मान लो Q की वैल्यू है, अब यहां मैं P प्लस Q लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। P की वैल्यू मान लो 0.6 है, Q की वैल्यू है 0.4, P प्लस Q का होल स्क्वायर। P की फ्रीक्वेंसी 0.6 ले लिया, Q को ले लिया 0.4। अब देखो आंसर खटाक से कैसे आएगा, ठीक है। इसके बाद डाटा देख रहा हूं, हाँ, इसके बाद कैपिटल A भी है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, P। तो मम्मी का जीनोटाइप हुआ कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक, जिसमें कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 0.6 है और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 0.4। ऐसे ही पिताजी का स्पर्म होगा, या तो उसमें कैपिटल ए होगा, पूंछ बना दिया, या तो उसमें स्मॉल ए होगा। स्मॉल ए होगा, ठीक, देखते जाना। ठीक, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करोगे, P से, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया P की वैल्यू कितनी थी 0.6। स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करोगे, Q से, Q की वैल्यू 0.4। अब P प्लस Q का होल स्क्वायर कर दिया, मतलब एलिलिक फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन, और एलिलिक फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन आ जाता है जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। निकाल लो, इधर यहां पर भी लिख लो अगर लिखना हो तो, P प्लस Q, ये छोड़ो क्या जरूरत है, इतने से निकाल लेंगे। आओ चलो भैया, इसको मैंने टुकड़ों में बांटना शुरू किया, ये ऊपर लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। मैंने टुकड़ों में बांट दिया इस स्क्वायर को। इसका वैल्यू क्या होगा, P इंटू Q, PQ मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि P होता है कैपिटल ए के लिए, Q होता है स्मॉल ए के लिए। यहां पर कितनी हो जाएगी, Q स्क्वायर, मतलब स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी हो गई है। यहां पर P स्क्वायर मतलब
कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी होगी। यहां पर फिर आ गया पी क्यू किसकी है? कैपिटल ए स्मॉल ए की। आप नोटिस करिए कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 2 बार आ रही है, अर्थात 2pq। कैपिटल ए स्मॉल ए को डिनोट किससे करेंगे? 2pq। और वहीं पर स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्यू स्क्वायर और कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर। कुछ नहीं यार, एलिलिक फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो भाई। एलिल मल्टीप्लाई किया जीनोटाइप बना, तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करोगे तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। बात खत्म। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो। अच्छा आओ उसमें न्यूमेरिकल भी निकालते हैं। चलो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी तुमसे पूछा एग्जाम में, जिससे डिनोट किससे किया? पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर करके देखो कितना आएगा? 0.6 इंटू 0.6 कितना हुआ? 0.36। ठीक है? क्लियर है? स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है? क्यू स्क्वायर। 0.4 इंटू 0.4 0.16। वहीं पर कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करते हैं? 2pq से। हर तरीके से प्रूफ करके दिखा दिया है। 2pq कितना होगा? 0.6 इंटू 0.4 0.24। अरे 6 चौक 24। 0.24 इंटू 2 0.48। और इन सब का समेशन जोड़ लो, कितना आना चाहिए? 1 आ रहा है। क्लियर है बात? 1 आ रहा है। अब बेटा p की वैल्यू हमने कितनी ली थी? 0.6। q की वैल्यू कितनी ली थी? 0.4। अब यहां पर p स्क्वायर किया था 0.6 इंटू 0.6 0.36। यहां पर q की वैल्यू कितनी ली थी? 0.4। q की वैल्यू 0.4, q स्क्वायर है तो 0.4 इंटू 0.4 0.16। 2pq 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 आंसर 0.48। क्लियर? ये था आपका हार्ली वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, जो कहता था एलिलिक फ्रीक्वेंसी का समेशन और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी का समेशन हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर ये कांस्टेंट डिस्टर्ब हो रहा है तो 100% है एवोल्यूशन हो रहा है। अब आइए हम अपने पहले पेज पर चलते हैं, जहां से हमने शुरुआत की थी। जब बोल रहा था समझ में नहीं आएगा। ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होना चाहिए, समझिए कायदे से। सर डिप्लॉयड क्यों होना चाहिए? भाई अगर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो आप जीनोटाइप बना नहीं पाओगे ना। जीनोटाइप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एलिल्स को मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट थिंग ऑर्गेनिज्म मस्ट बी डिप्लॉयड। दूसरा, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। भाई अगर म्यूटेशन हो जाएगा तब तो एक नया एलिल आ जाएगा। अगर p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है, मान लो एक नया एलिल आ गया, क्यू में कुछ म्यूटेशन हुआ और क्यू एक नया एलिल बना दिया r, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है। लेकिन अब साथ में r भी आ गया तो p प्लस क्यू प्लस r अब इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। बोलो भैया, तो म्यूटेशन भी नहीं होना चाहिए वरना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। रैंडम मीटिंग बता दिया, अगर कम लोग होंगे और एक ही बिल्कुल सेलेक्टिव मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं भाई कैपिटल ए वाले से ही शादी करेंगे। शादी समझ रहे हो, बायोलॉजी शादी नहीं मानती। कैपिटल ए से ही मीटिंग कर रहे हैं तो कैपिटल ए को फेवर मिलेगा, अर्थात प्रकृति किसी एक को सपोर्ट कर रही है। क्लियर? अब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, इस पर बात करने से पहले जीन माइग्रेशन समझते हैं। ठीक है? माइग्रेट करने का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। मान लो मेरा जीनोटाइप है कैपिटल ए, मैं कानपुर से लखनऊ चला गया, तो कानपुर में कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 2 कम हो जाएगी। कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 2 कम हो जाएगी, या कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 1 कम हो जाएगी। अरे कैपिटल ए से, अरे यार इधर देखो, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी, मैं कानपुर से गया लखनऊ, भाई कैपिटल ए जीनोटाइप कितना हुआ? 1, लेकिन एलिल कितने हुए कैपिटल ए के? 2। क्लियर? तो अगर मैं कानपुर से लखनऊ जाता हूं तो लखनऊ में कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और कानपुर में कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। और अगर मैं यहां से लखनऊ जाऊंगा तो ऐसा नहीं अपने क्रोमोसोम यहां पर छोड़ के जाऊंगा, सीधी सी बात है, मैं जहां जाऊंगा मेरे साथ मेरे जीन जाएंगे। जीन्स नहीं, जीन्स भी जाएगी खैर, हाँ मैं जहां जाऊंगा वहां पर सीधी सी बात है मेरे पूरे जीन्स जाएंगे। तो सीधी बात, अगर मैं लखनऊ गया तो कैपिटल ए भी लखनऊ गया मेरे साथ। क्लियर? तो वहां पर कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यहां पर घट जाएगी और फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हुई नहीं। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। दिस इज कॉल्ड जीन माइग्रेशन। अर्थात अगर किसी पॉपुलेशन में कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, अगर किसी पॉपुलेशन में से एक जगह से दूसरी जगह कुछ लोग चले जाते हैं, अर्थात जीन का क्या हो रहा है? माइग्रेशन हो रहा है। जीन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो जहां जाएंगे वहां की भी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब करेंगे और जहां से गए हैं वहां की भी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। कानपुर में कैपिटल ए कम हो जाएगा, लखनऊ में कैपिटल ए बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड जीन
माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन मतलब किसी भी जनसंख्या से कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो इसी को हम बोलते हैं जीन माइग्रेशन। क्लियर? जीन माइग्रेट कर गया तो जहां गए वहां पर वो एलील बढ़ जाएगा और जहां से गए वहां का एलील क्या हो जाएगा, वो एलील कम हो जाएगा। क्लियर? अब समझना, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। अब लेकिन अगर जीन माइग्रेशन लगातार हो रहा है, बैक टू बैक, ढेर सारे लोग जा ही रहे हैं, रोज हजार लोग कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं, तो अब जीन माइग्रेशन ना बोलो, अब बोलो भैया जीन फ्लो मार रहा है एकदम। पहले क्या, वो टुकड़े से कुछ लोग चले गए तो जीन माइग्रेशन हुआ, लेकिन भनाभन रोज लोग जो कंटिन्यूअस जीन माइग्रेशन हो रहा है, तो इसे जीन माइग्रेशन ना को बोलकर बोलते हैं जीन फ्लो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि माइग्रेशन और फ्लो में कौन ज्यादा फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करेगा। फ्लो, एग्जैक्टली, लेकिन कमेंट लिख देना, ठीक है। इधर जीन फ्लो क्योंकि उसमें माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स माइग्रेशन इज कॉल्ड जीन फ्लो। क्लियर? आइए तो वापस हम लोग अपने पहले पेज पर चलते हैं। सिर्फ पहले पेज को डिफाइन करना है मुझे। इधर देखिए, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट बात कर रहा हूं। नो जीन माइग्रेशन, जीन का माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, जीन का फ्लो नहीं होना चाहिए तो और भयानक इफेक्ट करेगा। मियोसिस नहीं होनी चाहिए, मियोसिस होगा तो मियोसिस फर्स्ट होगा तो काटी पीटी पैकेटीन होगा, पैकेटीन होगे तो रिकॉम्बिनेशन होगा, और रिकॉम्बिनेशन होगा तो वेरिएशन आ जाएगा, एवोल्यूशन हो जाएगा, और एवोल्यूशन हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब, क्योंकि एवोल्यूशन किसी एक को फेवर करेगा और एक को फेवर नहीं करेगा। तो नो मियोसिस, नो इनब्रीडिंग। भैया इनब्रीडिंग कराने से होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है, अगर होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी तो सीधी सी बात है इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, ये हमें पता है, और होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी तो कोई एक पार्टिकुलर एलील बढ़ता चला जाएगा, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब, तो नो इनब्रीडिंग। रैंडम मीटिंग का ध्यान रखिएगा। अच्छा, नो फाउंडर्स इफेक्ट। सर ये फाउंडर्स इफेक्ट क्या होता है? मान लो कुछ लोग समुद्र के एक टापू पे रहने चले गए और वहां के एनवायरनमेंट से ढलने के लिए, वहां के एनवायरनमेंट में ढलने के लिए उन्हें अपने एलील में चेंज करना पड़ा, तो वो वहां पर उस एलिलिक फॉर्म के क्या हुए, फाउंडर्स हुए। दिस इज कॉल्ड फाउंडर्स इफेक्ट। अब एक नया एलील आपने इंट्रोड्यूस करना पड़ा, आपको एक नया एलील इंट्रोड्यूस करना पड़ा, तो वहां पर क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब, एंड दिस इज कॉल्ड फाउंडर्स इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट लागू नहीं होना चाहिए। फाउंडर मतलब कहीं पर जाने की शुरुआत करने वाला। अच्छा वही लिख गया दोबारा, नो फाउंडर इफेक्ट। नो नेचुरल सिलेक्शन, भाई नेचर किसी एक एलील को सपोर्ट कर देगी या एक जीनोटाइप को सपोर्ट कर देगी तो एवोल्यूशन हो जाएगा। लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, बिल्कुल सही, रैंडम मीटिंग होनी चाहिए और एवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तभी हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम लागू होगा, वरना हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम लागू नहीं होगा। आइए अब हम लोग बातें करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, फाउंडर्स इफेक्ट, इन सब पर एक साथ, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। सबसे पहले जीन माइग्रेशन क्या था? जीन माइग्रेशन में किसी पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो जहां गए वहां पर जो भी उनका जीनोटाइप होगा उस जीनोटाइप के लोग बढ़ जाएंगे, और जहां से गए वहां से उन जीनोटाइप का क्या हो जाएगा, लॉस। अर्थात एलिलिक फ्रीक्वेंसी का समेशन अब कांस्टेंट नहीं आएगा, जहां जाएंगे वहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और जहां से गए हैं वहां पर फ्रीक्वेंसी घटेगी। दिस इज कॉल्ड जीन माइग्रेशन। लगातार लोग जा रहे हो तो लगातार जीन माइग्रेशन हो रहा हो, कंटिन्यूअस जीन माइग्रेशन इज कॉल्ड जीन फ्लो। क्लियर? तो जीन फ्लो और इफेक्ट करेगा। नाउ अगर मान लीजिए कभी एलिलिक फ्रीक्वेंसी बाई चांस, सर बाई चांस कहने का क्या मतलब है? अरे कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई, जैसे डायनासोरस के तो एलिल की धुआं उड़ गए थे, जब आपदा आई थी उनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो छोड़ो, अल्टीमेटली जीरो पहुंच गई थी। 65 मिलियन ईयर अगो वो एक्सटिंक्ट हो गए। जब डायनासोरस नहीं तो उनके एलिल कहां से? तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी उनकी डिस्टर्ब नहीं, बोलो खत्म हो गई थी। तो अगर किसी बाई चांस किसी भी कैटास्ट्रोफिक चेंज अर्थात किसी भी प्रकार की आपदा की वजह से अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो इसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्लियर? इसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर किसी भी वजह से बाई चांस, कोई भी वजह हो सकती है, कोई प्रकृति का आपदा आ जाए और एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो इसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। कुछ लोग चले गए, जीन माइग्रेशन लगातार जा रहे हैं, जीन फ्लो, अगर किसी आपदा की वजह से बाई चांस फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। और कई बार फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा चेंज हो जाती है कि आपका मान लो कुछ लोग चले गए एक नई जगह पर, तो वहां पर अडाप्ट करने के लिए उन्हें अपने अंदर एलिलिक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तुरंत नहीं कर लेंगे, जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होगा। वो अपने बच्चे को म्यूटेशन देंगे, उनका बच्चा अपने बच्चे को देगा, और ऐसे एडवांटेजियस मतलब जो हमें सर्वाइव कराने में मदद करें, ऐसे एडवांटेजियस म्यूटेशन लगातार जनरेशन बाय जनरेशन पास होते रहेंगे और इकट्ठा होते जाएंगे फ्यूचर जनरेशन में, और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा होगा कि एक बिल्कुल नई स्पीसीज तैयार हो जाएगी, एंड जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन थी जो पहली बार वहां पर गई थी वो कहलाएगी फाउंडर्स, और इस इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। और जो नई स्पीसीज बन गई इसे बोलते हैं स्पेशिएशन। अब वेरिएशन चाहे रिकॉम्बिनेशन की वजह से आए,
वेरिएशन चाहे किसी भी वजह से आए, अगर वेरिएशन आ रहा है तो वेरिएशन फ्यूचर जनरेशन में जाएगा, अगर एडवांटेजियस है और एडवांटेजियस नहीं है मतलब नुकसानदायक है तो वो जनरेशन मर जाएगी, अब आगे बच्चा ही नहीं पैदा करेगी। क्लियर? तो अब मैंने आपसे कहा कि देखो भाई यहां पर हार्डी विनबर्ग का इन्होंने पूरा लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा हुआ साफ साफ शब्दों में समझो कि जेनेटिक फ्रीक्वेंसी एलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी का समेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, एवोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? तो लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मेटिंग, सेलेक्टिव मेटिंग नहीं, रैंडम मेटिंग, नो इनब्रीडिंग, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो फाउंडर्स इफेक्ट, नो जीन फ्लो। क्लियर? नो जीन फ्लो, नो वेरिएशन, नो रिकॉम्बिनेशन, नो गैमेटोजेनेसिस, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ना करो और जनरेशन बाय जनरेशन आपका एलिक फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी। ठीक, अब भैया जनरेशन बाय जनरेशन भी बोल रहे हैं और रिप्रोडक्शन करने को भी मना कर रहे हैं। ठीक, ये तो बिल्कुल विरोधाभासी बात है ना, बिल्कुल नहीं। ये बता रही कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन। क्लियर? अब आइए हार्डी विनबर्ग इन अ गिवन पॉपुलेशन हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं किसी भी जीन की, मतलब किसी भी जीन के एलिक फॉर्म की किसी भी लोकाई पर, भाई जिस लोकाई पे जिस पोजीशन पे पाया जा रहा है, लोकस मतलब पोजीशन। क्लियर है? अब कैसे निकालेंगे? कैपिटल ए की पी स्क्वायर, कैपिटल ए स्मॉल की 2pq, स्मॉल ए की q स्क्वायर। अभी न्यूमेरिकल करेंगे और मजा आएगा। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड और कांस्टेंट रहेगी थ्रू जनरेशन बाय जनरेशन। हार्डी विनबर्ग स्टेट्स यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ये प्रिंसिपल कहता है एलिक फ्रीक्वेंसी किसी पॉपुलेशन की स्टेबल होगी और कांस्टेंट होगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। किसी भी जीन पूल मतलब किसी भी पॉपुलेशन में मौजूद कोई जीन और उसके जितने भी एलिक फॉर्म हो मिलकर क्या कहलाएंगे? जीन पूल कांस्टेंट रहेगा। और जीन पूल क्या है? टोटल जीन एंड देयर एलिक फॉर्म इन अ पॉपुलेशन। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो एवोल्यूशन हो गया। सम टोटल ऑफ ऑल एलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। क्लियर? अब यहां पर एनसीईआरटी 3 प्रकार के ग्राफ बनाती है, इन ग्राफ को समझिएगा। ठीक है? जो बताता है कि इनमें से कुछ भी हुआ तो एवोल्यूशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, मान लो ये आपका एक ग्राफ ले लिया। ठीक है? मीन वैल्यू का मतलब समझो, मीन वैल्यू मतलब कोई बीच की वैल्यू, गोरा मतलब मैं, काले मतलब आप। ठीक, तो इनकी मीन वैल्यू क्या होगा? गोरा काले के बीच में क्या आएगा? सांवला। लंबा और बौने के बीच में क्या आएगा? मीडियम हाइट वाला। मीन वैल्यू का मतलब समझ गए? मान लो गाय के दूध में प्रोटीन पाया जा रहा है प्रोटीन पाया जाता है, एक गाय में पाया जा रहा है 40 ग्राम, एक गाय में पाया जा रहा है 2 ग्राम, तो इन दोनों के बीच में कहीं आएगी मीन वैल्यू। क्लियर? अब कह रहा 3 तरीके के ग्राफ बनेंगे। अगर मान लो यहां पर लिख दिया मैंने गोरा, यहां लिख दिया सांवला और यहां लिख दिया काला, और ये है नंबर ऑफ इंडिविजुअल उस फिनोटाइप के। अब देखो मीन वैल्यू वाले, पहले देखो ग्राफ चौड़ा था लेकिन अब ग्राफ क्या हो गया? पतला हो गया और हायर हो गया, अर्थात मीन वैल्यू वाले अब पहले की तुलना में क्या हो गए? ज्यादा। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? दिमाग लगाइए। इस तरीके के ग्राफ को अपन जहां पर आपका मीन वैल्यू वाले बढ़ रहे हैं वो कहलाएगा ग्राफ स्टेबलाइजिंग। क्लियर? मतलब सामने लोग बढ़ रहे हैं, मतलब जो भी मीन वैल्यू हो यार, अब मिल्क प्रोडक्शन को लेकर ले लो या मिल्क में प्रोटीन को लेकर ले लो या बॉडी के मास को लेकर ले लो, हाइट को लेकर ले लो, कलर को ले लो, अगर मीन वैल्यू वाले बढ़ रहे हैं मतलब ग्राफ बीच की तरफ पतला होता जा रहा है और ऊंचा होता जा रहा है, मतलब बीच वाले मीन वैल्यू वाले बढ़ रहे हैं, ग्राफ कहलाएगा आपका स्टेबलाइजिंग। और अगर ग्राफ किसी एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है, या तो गोरे वाले ज्यादा हो रहे हैं, या तो इधर जा रहा है, या तो इधर जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है तो कहलाएगा डायरेक्शनल। अर्थात मीन वैल्यू कि या तो लोअर की तरफ जाए या तो अपर की तरफ जाए, तो या गोरे वाले ज्यादा हो जाए या काले वाले ज्यादा हो जाए, एक डायरेक्शन में जाएगा तो डायरेक्शनल। और अगर मीन वैल्यू वाले कम हो जाए, अपर लिमिट वाले अर्थात अपर फिनोटाइप वाले और लोअर फिनोटाइप वाले, हाइट ले लिया तो बहुत लंबे वाले बहुत बौने वाले बढ़ रहे हैं लेकिन मीन वैल्यू वाले कम हो रहे हैं, तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं डिसरप्टिव। कौन सा ग्राफ? डिसरप्टिव। अगर मीन वैल्यू वाले बढ़ रहे हैं स्टेबलाइजिंग, किसी एक डायरेक्शन में जा रहा अपर या लोअर, किसी एक में या तो अपर या तो लोअर तो डायरेक्शनल, और अपर लोअर बढ़ रहे हैं मीन वाले कम हो रहे हैं तो ग्राफ डिसरप्टिव। आइए अब आगे बढ़ जाइए। इधर कहता है इन अ डिप्लॉयड पे लागू होगा, मैंने कहा था इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पी और क्यू रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए और स्मॉल ए। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए कितनी हो जाएगी? पी स्क्वायर। पूरा निकाल के दिखाया, एनसीईआरटी ने सीधे लिख दिया है। ये सिंपली हम प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट एलील कैपिटल ए की अगर फ्रीक्वेंसी पी है, पी है अपीयर ऑन बोथ द क्रोमोसोम पर पी बोल रहा है, इसका कहने का मतलब कैपिटल ए। अगर होमोलोगस में कैपिटल ए है,
कैपिटल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पी इंटू पी स्क्वायर। तो कह रहा है हाँ, तो वैल्यू कितनी आएगी, पी स्क्वायर। उसी प्रकार सिमिलरली स्मॉल ए की क्या आएगी, क्यू स्क्वायर। कैपिटल ए की कैसे आएगी, 2pq। और हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी या एलिक फ्रीक्वेंसी का समेशन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट 1। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिखा दिया, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। जब फ्रीक्वेंसी मेजर की जाएगी और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफर कर रही है, मतलब इवोल्यूशनरी चेंज हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब आपका क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, या बोल दीजिए फ्रीक्वेंसी एलिक फॉर्म में चेंज हो रही है, तो ये रिजल्ट होगा रिजल्टिंग इनटू एवोल्यूशन, अर्थात एवोल्यूशन हो जाएगा। 5 फैक्टर है, मैंने तो बहुत सारे गिना डाले जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, अर्थात कुछ लोग, पूरी पॉपुलेशन एक जनसंख्या में कुछ लोग सेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी ओरिजिनल में भी और नहीं जहां गए वहां पर भी। न्यू जीन या एलील ऐड हो जाएंगे जहां ये गए हैं, और पुराने वाले से ये क्या हो जाएंगे, वो एलील से वो जीन क्या हो जाएंगे, लॉस। आगे, और देयर वुड बी जीन फ्लो, अगर जीन माइग्रेशन लगातार हो रहा, मल्टीपल टाइम हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, जीन फ्लो। क्लियर। आइए, अब अगर यही फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही बाई चांस, तो कहलाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, किसी आपदा की वजह से। सम टाइम इतना ज्यादा एलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है कि नई सैंपल ऑफ पॉपुलेशन एक अलग स्पीसीज बन जाती है, और जो पहली बार वहां पर गई थी ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, वो कहलाएंगी फाउंडर्स, और इस इफेक्ट को बोलेंगे फाउंडर्स इफेक्ट। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट बताता है प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन, जो म्यूटेशन अच्छे हैं वो मैं अपनी प्रोजेनी में पास करूंगा, सीधी सी बात है, और वो इकट्ठा होता जाएगा प्रोजी जनरेशन बाय जनरेशन, और एक नई स्पीसीज बन जाएगी, दैट इज स्पेशिएशन। क्वेश्चन है, अगर स्पेशिएशन हुआ तो बताइए एवोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ, हुआ। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ या नहीं हुआ, हुआ। कहता है नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेरिएशन हेरिटेबल, मतलब माँ बाप से जो बच्चों में जाए, इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करवाएगा। क्लियर भाई। रिपोर्ट डार्विन फिटनेस को क्या बोलते थे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। एक एनालिसिस किया गया तो देखा गया वेरिएशन चाहे म्यूटेशन द्वारा हो चाहे रिकॉम्बिनेशन द्वारा। रिकॉम्बिनेशन कब होगा, जब मियोसिस होगी। मियोसिस कब होगा, जब गैमेटोजेनेसिस होगी। या जीन फ्लो द्वारा वेरिएशन आए या जेनेटिक ड्रिफ्ट द्वारा आए। क्लियर। किसी भी तरीके से वेरिएशन जो आएगा वो आपका फ्यूचर जनरेशन में जाएगा, अगर वो एडवांटेजियस हुआ तो। इसके बाद हमने क्या कहा, हाँ, इसके बाद कपल्ड विद इनहैंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, अगर रिप्रोडक्टिव सक्सेस ही नहीं है तब तो जनरेशन आगे बढ़ेगी नहीं, खेल खत्म। अगर रिप्रोडक्टिव सक्सेस है तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं पॉपुलेशन दिखाएगा आपको, मेक लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन या तो स्टेबलाइजेशन होगा, मीन वैल्यू वाले बढ़ेंगे, या डायरेक्शनल होगा, अर्थात मीन वैल्यू के इधर उधर वाले बढ़े, या तो इधर या तो उधर वाले। और अगर आपका डिसरप्टिव हुआ तो मीन वैल्यू के अपर और लोअर दोनों वाले बढ़ जाएंगे, मीन वैल्यू वाला कम हो जाएगा। नाउ लेट्स कम ऑन क्वेश्चंस ऑफ हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। क्वेश्चंस पूरे देख के जाइएगा वरना कोई मतलब नहीं होगा। इक्वेशन पे न्यूमेरिकल लगाने से पहले कुछ बेसिक बातें जो आपको पता है मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा। इधर देखना बेटा, अगर मैं बात करूं एलेलिक फ्रीक्वेंसी की, मान लीजिए ये कोई जीन है, जीन की आपकी दो फॉर्म हो गई, ये कैपिटल ए हो गई डोमिनेंट फॉर्म और स्मॉल ए हो गई आपकी रेसेसिव फॉर्म। तो अब कैपिटल ए किसी पॉपुलेशन में, मैं बहुत मोटी मोटी बातें कर रहा हूं, कैपिटल ए किसी पॉपुलेशन में कितना मौजूद है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स कोई पार्टिकुलर चीज पाई जाए। एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एक सीरीज दे रहा हूं 1, 1, 2, 1, 3, 1। तो अगर मुझसे पूछे कि 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है तो 1, 2, 3, 4, 1 4 बार आ रहा है। तो कोई पार्टिकुलर चीज अपने आप को कितनी बार रिपीट करती है वही क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो बेटा यहां पर एक मैंने जीन लिया, अब ये जीन किसी न किसी क्रोमोसोम पे मौजूद होगा, माइट बी क्रोमोसोम नंबर 20, 16, 15 व्हाटएवर। तो ये जो जीन है इसके दो एलेलिक फॉर्म है, एक डोमिनेंट फॉर्म और एक रेसेसिव। तो किसी पॉपुलेशन में कैपिटल ए कितनी बार पाया जा रहा है या कैपिटल ए कितने नंबर में पाया जा रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, वही क्या कहलाएगी कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी। वैसे स्मॉल ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये क्या हो जाएगी स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात। मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और एक ऑर्गेनिज्म पे बेटा अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। अगर मान लीजिए सेंट्रोमियर से इस डिस्टेंस पर यहां पर कैपिटल ए लिखा है तो हो सकता है यहां पर भी कैपिटल ए हो, और हो सकता है यहां पर कैपिटल हो, यहां पर स्मॉल ए हो सकता है दोनों तरफ आपका क्या हो, स्मॉल ए हो। तो एक ऑर्गेनिज्म के पास इस जीन की कितनी एलेलिक फॉर्म पाई जाएंगी, 2। क्लियर। अब अगर मान लीजिए मैंने आपका 1000 इंडिविजुअल ले लिए, मतलब अब पॉपुलेशन लेवल पर स्टडी हो रही है, हार्डी विनबर्ग वैसे भी पॉपुलेशन लेवल के जेनेटिक्स पर बात करता है। अगर मैं 1000 लोगों को ले लूं, है ना,
अगर मैं 1000 लोगों को ले लूं तो बेटा एक लोग के पास, क्योंकि हम डिप्लॉयड है, एक लोग के पास 2 एलिल, तो 1000 लोग के पास कितने एलिल फॉर्म होंगे? 2000। और 2000 एलिल में मैंने बोला कैपिटल ए आपका, कैपिटल ए है मान लीजिए 1300 और स्मॉल ए है आपका 700। तो बेटा 1300 क्या हुआ? कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी, और 700 क्या हुआ? स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी पॉपुलेशन में, हार्डी विनबर्ग याद रखना पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर लगता है, ठीक है। अब किसी भी पॉपुलेशन में डोमिनेंट एलिल कितनी बार रिपीट हुआ या कितना पाया जा रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। आप स्मॉल एक्स से भी कर दोगे तो आंसर गलत नहीं होगा, पर ये कन्वेंशन है। तो कैपिटल ए डोमिनेंट एलिल कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसे हम किससे डिनोट किए? स्मॉल पी से। वैसे ही रेसेसिव एलिल किसी पॉपुलेशन में कितनी बार पाया जा रहा है, उससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल क्यू से। बेटा यहां पर मैं रीजन नहीं दे रहा हूं चीजों का, यहां पर बस मैं न्यूमेरिकल बेस्ड बातें कर रहा हूं। तो अब बेटा अगर मैं इसके आगे बात करूं तो हार्डी विनबर्ग ने कहा था, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यहां पर कांस्टेंट आप 1000 ले लो, 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैंने 1 ले लिया। तो हार्डी विनबर्ग कहते हैं कि किसी भी एक बड़ी पॉपुलेशन में जिसमें आपकी रैंडम मेटिंग हो रही हो, म्यूटेशन ना हो रहा हो, रिकॉम्बिनेशन ना हो रहा हो, गैमेटोजेनेसिस ना हो रही हो, उसके साथ साथ आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो रहा हो, जीन फ्लो ना हो रहा हो, जीन माइग्रेशन ना हो रहा हो, ओवरऑल एवोल्यूशन ना हो रहा हो। अगर किसी भी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अर्थात एक जनरेशन के बाद अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी, दोबारा सुनिएगा मेरी बात को, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी बड़ी पॉपुलेशन में जिसमें रैंडम मेटिंग हो रही हो, उसमें एवोल्यूशन ना हो रहा हो। ये तो मोटी मोटी बात हो गई, अब डिटेल में सुनो। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि किसी बड़ी पॉपुलेशन में अगर आपका रैंडम मेटिंग हो रही हो, पॉपुलेशन बड़ी होनी चाहिए, रिकॉम्बिनेशन ना हो रहा हो, मियोसिस ना हो रही हो, क्रॉसिंग ओवर ना हो रहा हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो रहा हो, जीन माइग्रेशन ना हो रहा हो, जीन फ्लो ना हो रहा हो, ओवरऑल वेरिएशन ना आ रहा हो, म्यूटेशन ना हो रहा हो, ओवरऑल एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो अब एवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो P प्लस क्यू की जो वैल्यू आएगी, अर्थात डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी और रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी उसका समीशन हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट, दैट इज P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। बेटा फिर बोल रहा हूं, हार्डी विनबर्ग पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ मोटी मोटी मैं बातें बता रहा हूं ताकि हम न्यूमेरिकल अप्रोच पर जाएं। और ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने हार्डी विनबर्ग कायदे से पढ़ा है। अच्छा, अब बेटा इसके बाद अगर मैं कहूं, ये तो खैर एलिलिक फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब बेटा अगर हम जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बेटा जीनोटाइप, अगर हम बोलें कि मेरे पास 2 एलील है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, अब इससे आपको जीनोटाइप बनाने हैं तो आप 3 ही जीनोटाइप बना सकते हो, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और रेसेसिव। रेसेसिव हमेशा क्या होगा भैया? होमोजाइगस, तो बोलने की जरूरत नहीं। तो बेटा 3 तरीके के जीनोटाइप आ रहे हैं। अभी तक जो आप बातें कर रहे थे एलिलिक फ्रीक्वेंसी पर, एलिल को जब हम मिलाते हैं तब क्या बनता है? जीनोटाइप। तभी तो जाइगस वर्ड यूज करते हैं, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस। जाइगस का मतलब ही क्या होता है? मिलन। जब 2 एलिल आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? जीनोटाइप। अब अगर 2 एलिल आपस में मिलते हैं तो जीनोटाइप बनता है। इसका मतलब अगर हम एलिल की फ्रीक्वेंसी को भी आपस में मिला दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब बेटा कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम बोलें, इधर देखना अच्छे से, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये आपकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी थी। और बेटा 2 एलिल अगर हम आपस में ले लें, 2 एलील अगर हम आपस में मिला दें तो क्या बन जाएगा? जीनोटाइप। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये भाई एलिलिक फ्रीक्वेंसी। एक और ले लिया मैंने, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अगर 2 एलिलिक फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दें तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कैसे क्या, वो सब तो आप ऐप पे वीडियो पढ़ा, उसको देख लीजिए, ठीक है। यहां पर सिर्फ न्यूमेरिकल पे बातें होंगी। तो ओवरऑल अगर मुझे जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जाननी है तो जीनोटाइप बनता है 2 एलील के मिलने से, ठीक है। अब बेटा अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब, तो फिर हम क्या करेंगे? एलील की फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। हम बोल सकते हैं P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। गॉट इट। अब बेटा A प्लस बी का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी आपका हुआ हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। लेकिन यहां पर बात हो रही है जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी की। एलिलिक फ्रीक्वेंसी P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये था हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी में क्या था बेटा? P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब इधर देखना बेटा, इसके कहने का मतलब क्या है कि जनरेशन बाय जनरेशन अगर पॉपुलेशन बड़ी है, रैंडम मीटिंग हो रही हो,
जीन फ्लो ना हो रहा हो, जीन माइग्रेशन ना हो रहा हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो रहा हो, म्यूटेशन ना हो रहा हो, मतलब वेरिएशन नहीं हो रहा, मतलब एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी का समेशन हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट। तो ये हो गया जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को लेकर बातें। अब बेटा कॉमन सेंस लगाओ। आपने डोमिनेंट एलील को किससे रिप्रेजेंट किया था? इसकी फ्रीक्वेंसी पी से। अब बेटा कॉमन सेंस लगाओ। अब बेटा अगर मैं ऐसे दो एलील ले लूं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? पी इंटू पी, दैट इज पी स्क्वायर। ऐसे रेसेसिव एलील को किससे रिप्रेजेंट किया था? क्यू से। अब बेटा अगर हम रेसेसिव जीनोटाइप ले लें तो क्या हो जाएगा? क्यू इंटू क्यू, दैट इज क्यू स्क्वायर। अब लेकिन आप फंस कहां पर जाते हो? जब बात आती है पी क्यू की, अर्थात कैपिटल ए और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कैपिटल ए की क्या हुआ? पी, स्मॉल ए की क्या हुआ? क्यू। लेकिन हमारे फॉर्मूले में क्या आ रहा है? 2p क्यू। क्यों? रीजन, डोमिनेंट एलील कैपिटल ए था, रेसेसिव एलील स्मॉल ए था। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी हमने बताई थी पी, रेसेसिव की फ्रीक्वेंसी हमने बताई थी क्यू। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी की। कैपिटल ए का मतलब हो गया, कैपिटल ए का बेटा मतलब हो गया कि कैपिटल ए की पी है, तो कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए मतलब क्या हुआ? पी इंटू पी, दैट इज पी स्क्वायर। कैपिटल स्मॉल ए और स्मॉल ए का मतलब हो गया, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्यू थी तो क्यू इंटू क्यू, दैट इज क्यू स्क्वायर। लेकिन अब मामला फंस जाता है जब हम लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, आंसर आना चाहिए पी क्यू, लेकिन आता है 2p क्यू। यहां पर आ जाती है हमारी मैथमेटिक्स। क्या आ जाती है बेटा? मैथमेटिक्स। अब बेटा देखो, अब बेटा मैथ्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हार्डी आपके मैथमेटिशियन थे और वीनबर्ग आपके बायोलॉजिस्ट थे। इन दोनों के मिलने से बना है हार्डी वीनबर्ग लॉ। तो मेरी बात समझना, एक मैथ की एक सिंपल सी बात समझना बेटा, जब हम मैथ्स में बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम फटाक से बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर हम ये नहीं समझते कि ऐसा क्यों, रीजन क्या है, ये बोलने का रीजन क्या है। अब आप एक रीजन दोगे, सर इसका मतलब हुआ a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, और सर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो वही आएगा। तो ये कोई डेरिवेशन नहीं हुआ, ये मतलब बात इससे डिराइव नहीं हो रही, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन मुझे बता रहे हो। अब अगर इसका मतलब आप समझ गए तो आप समझ जाओगे वहां 2p क्यों आया। अच्छा बेटा ये बताओ, a और b की वैल्यू डिफरेंट होगी या सेम? डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ये सेम वैल्यू होती तो हम दोनों को a लिखते या दोनों को b लिखते, इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? डिफरेंट। ठीक है, अब इन दोनों में किसी एक वैल्यू को बड़ा मान लो। मैं ये बता रहा हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों आया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गॉट इट? अब मेरी बात समझना। अब बेटा क्यों आया? अब बेटा ये इसलिए आया, इधर समझना, ए को मान लो मैंने मान लिया बड़ा और बी को क्या मान लिया? छोटा। अबे दो है भाई, एक को बड़ा मान लोगे बच्चे तो दूसरा क्या हो जाएगा? छोटा। अब स्क्वायर यहां है, सही से समझना, इसका मतलब हुआ a प्लस बी लेंथ का, क्या बोला? a प्लस बी लेंथ का एक स्क्वायर। और हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों लेंथ बराबर होती है। a वाली लेंथ हम बड़ी मान लिए, चलो क्यों मान लिए भाई? दोनों में, क्योंकि एक को बड़ा मानना ही है। तो ए वाली को क्या मान लिया? बड़ी, और बी वाली को क्या मान लिया? छोटी। अब इधर देखो, ए को मान लिया बेटा बड़ी और बी को मान लिया क्या? छोटी। अरे चारों साइड बराबर होगी ना भैया, ए को मान लिया बड़ी लेंथ, बी को मान लिया छोटी, ए को मान लिया बड़ी लेंथ, बी को क्या मान लिया? छोटी लेंथ। ठीक है, अब इधर देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब एरिया, मतलब ए प्लस बी लेंथ है, ठीक है, एक साइड की, उसका एक स्क्वायर बनाइए और उसका एरिया बताइए। स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया? एरिया। गॉट इट? अब इधर समझना बेटा, अगर हम पूरे का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो इधर देखो, अगर हम इसे डिवाइड कर लें ऐसे, तो इधर देखो, a इंटू ए, इतने का एरिया कितना आया? ए स्क्वायर। a इंटू बी, इसका एरिया आया ए बी, a इंटू बी, इसका एरिया आया ए बी, b इंटू बी, इसका एरिया आया बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दो है तो प्लस 2ab। गॉट इट? इस तरीके से आया। तो मैथमेटिकली प्रूव होगा कि वहां पर पी क्यों नहीं आया, 2p क्यों आया, ये मैथमेटिकली हम समझ सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, जहां पर ए लिया वहां p ले लो, जहां पर b लिया वहां q ले लो, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो जाएगा p क्यू, ये हो जाएगा p क्यू, ये हो जाएगा q स्क्वायर। गॉट इट? इतनी बातें एकदम क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? जल्दी बताओ सब लोग, क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा। इधर सब लोग गौर से देखें इस क्वेश्चन को। कहता है जीन है, अ जीन लोकस हैज 2 एलील। ठीक है, एक जीन का भाई लोकस क्या होता है? लोकेशन। क्रोमोसोम पर जीन की पोजीशन उसका लोकस कहलाती है। कहता है 2 एलील है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। कैपिटल ए इसमें क्या हो गया बेटा? डोमिनेंट एलील। स्मॉल ए क्या हो गया? रेसेसिव एलील। अगर कह रहा है डोमिनेंट एलील अर्थात कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी दिया है हमको 0.4, बेटा कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। तो पी की वैल्यू यहां कितनी दिया है? 0.4। अब कह रहा बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट अर्थात कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? पी स्क्वायर। और किसकी पूछ रहा है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की अर्थात कैपिटल ए स्मॉल ए की, दैट इज 2p क्यू।
और किसकी पूछ रहा है? होमोजाइगस रिसेसिव की, दैट इज स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमने क्या निकाली थी? क्यू स्क्वायर। खत्म, वैल्यू रखिए और सोच लीजिए। बेटा ये बताओ अगर पी की वैल्यू 0.4 है तो पक्की बात है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, मतलब Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। तो बेटा P की अगर 0.4 है तो इसका मतलब Q की कितनी आ जाएगी? 0.6। सिंपल। अब इधर देखो, P स्क्वायर पूछा है, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी P स्क्वायर है। P स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा? 0.4, अर्थात P की वैल्यू का स्क्वायर। 0.4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया? 0.16। खत्म। अब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी 2pq, तो बेटा 2pq का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू पी की वैल्यू 0.4 और इसके बाद q की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 0.6। 6 चौक 24 दूनी 48, अर्थात 0.48। ये हो गई हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी। अगला होमोजाइगस रिसेसिव की वैल्यू अर्थात फ्रीक्वेंसी q स्क्वायर, q की वैल्यू कितनी है? 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 0.36। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी 4th। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? कोई स्पीसीज है, उसमें बोल रहा है जस्ट अ सेकंड, ये ऊपर कैसे होगा? बस ठीक है। इन अ स्पीसीज, किसी स्पीसीज में द वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 से 5 किलो। ये आरडी वीनबर्ग के जो ग्राफ है उनके ऊपर क्वेश्चन है। 3 ग्राफ आप पढ़ते हो, डिसरप्टिव, स्टेबलाइजिंग और डिसरप्टिव, स्टेबलाइजिंग, और तीसरा डायरेक्शनल। ओके, इधर देखिएगा, कह रहा है भैया 2 से 5 किलो की रेंज के बच्चे पैदा हो रहे हैं। चलो भैया यहां मैंने एक रेंज बना दी, इधर जस्ट अ सेकंड, यहां पर मैंने एक रेंज बना दी 2 से 5 किलो, मतलब यहां मैंने 2 किलो वाले रखूंगा, यहां मैं 3 किलो वाले रखूंगा, यहां मैं 4 किलो वाले रखूंगा और यहां पर मैं 5 किलो वाले रखूंगा। ठीक है, मतलब जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये वाली लाइन कैंसिल मान लो, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 2 से 5 किलो को, या चलो एक बार और कर दूं इधर, ठीक, इधर यहां मैंने किसको रखा? 2 किलो वाले, यहां रखा 3 किलो वाले, यहां रखा 4 किलो वाले और यहां रखा 5 किलो वाले। ठीक है, डिस्टेंस सबकी बराबर मान लेना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 979 ऑफ द न्यू बॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to, ये क्वेश्चन कैसे ऊपर चला जाता है बार बार? हाँ नहीं, क्वेश्चन कट कैसे रहा है? ऊपर जा रहा है बार बार। हाँ चलिए बेटा इधर देखिएगा एक बार और। कह रहा है एक स्पीसीज है जिसमें जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 2 से 5 किलो की रेंज के, मतलब कोई 2 किलो का है, तो कोई 3 किलो का है, तो कोई 4 किलो का है, तो कोई 5 किलो का है। ठीक है, ये सब बराबर डिस्टेंस मानना। अब कह रहा है 979 जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका एवरेज वेट आ रहा है 3 से 3.3 kg। ठीक है, वो सरवाइव कर रहे हैं। अब इधर देखो, इधर अगर हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्लॉट करते हैं, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, इधर हमने क्या ले लिया? नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अब अगर हम इधर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ले लें तो 3 से 3.5 किलो के 979 सरवाइव कर गए, मतलब 3 से 3.5 kg के 979 बच्चे आपके क्या कर गए? सरवाइव। 979 मान लो यहां पर आ रहा 979। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 99% ऑफ द इन्फेंट, बच्चे जिनका वेट 2 से 2.5 है, 2 से 2.5 है और 4.5 से 5.5 है, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट की बात कर रहा है, वो मर जा रहे हैं। इसका मतलब आपका 2 से 2.5 किलो वाले बच्चे कम सरवाइव कर पा रहे हैं तो उनका ग्राफ बहुत नीचे होगा, और 3 से 3.5 अर्थात मीन वैल्यू वाले सबसे ज्यादा होंगे, और 4.5 से 5.5 वाले भी कम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? जो मीन वैल्यू है उस पर वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल सबसे ज्यादा आ रहे हैं, मतलब नेचर सेलेक्ट कर रही है मीन वैल्यू वालों को। इसका मतलब ग्राफ आपका क्या हो गया? स्टेबलाइजिंग। दैट इज आंसर इज थर्ड। एक्सट्रीम पॉइंट में दोनों तरफ क्या है? बच्चे मर ज्यादा रहे, लेकिन मीन वैल्यू वाले 979 सर्वाइव कर गए, इतने ज्यादा। इसका मतलब ग्राफ आपका क्या जा रहा है? स्टेबलाइजिंग। इसका आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो रहा है भैया, चलो ठीक है, सिलेक्शन हो रहा है, कोई बात नहीं। टू ऑब्टेन, कि हमें गाय ऐसी मिले जो दूध हमें ज्यादा दे। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, चलिए आप आर्टिफिशियली ऐसा बना रहे हो कि दूध आपको ज्यादा देगा। ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ गए बेटा। मान लो यहां पर कम दूध देने वाली गाय मैंने रख दिया, 2 किलो दूध देती है एक दिन में, 3 किलो देती है, 4 किलो देती है, 5 देती है, 6 देती है, 7 देती है, 8 लीटर दे रही है, 8 किलो दे रही है एक दिन में। तो ओवरऑल हम साहिवाल काऊ की बात कर रहे हैं 8 किलो पर। ठीक है, कह रहा भैया हमने आर्टिफिशियली सिलेक्शन किया और हमें क्या मिले? हमें ऐसी गाय मिली जो दूध बहुत ज्यादा दे रही, मतलब आप एक्सट्रीम पॉइंट पर आपके नंबर ऑफ पॉपुलेशन गाय की क्या होगी? सबसे ज्यादा। इसका मतलब ग्राफ मीन वैल्यू से एक डायरेक्शन की तरफ भाग रहा है, मतलब ग्राफ क्या हो गया? डायरेक्शनल, एज इट पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। किधर? अपर एक्सट्रीम पर या लोअर एक्सट्रीम पर? अपर एक्सट्रीम पर। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज फर्स्ट। ये था क्वेश्चन नीट 2017 का। इज दिस क्लियर?
बी फास्ट, इज दिस क्लियर? बी फास्ट, इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये खत्म, अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा जेनेटिक ड्रिफ्ट। बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट आपने पढ़ी होगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट आपकी कब लागू होती है? स्मॉल पॉपुलेशन पर, अर्थात स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन में आपका हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कौन रिप्रेजेंट करता है? नीट 2016 का क्वेश्चन है। कहता है हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, तो बेटा पी स्क्वायर करता था होमोजाइगस डोमिनेंट को, क्यू स्क्वायर करता था रिसेसिव को, और 2pq करता है आपका किसको? हेट्रोजाइगस को, की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो आवर आंसर विल बी बी, अर्थात हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी 2pq रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कीजिए इसको, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। इसका आंसर सॉल्व करते हैं जल्दी से। कह रहा भैया कैपिटल ए वाले हैं आपके 360, मतलब कैपिटल ए जीनोटाइप कितनी बार रिपीट हो रहा है? 360 लोगों के पास है। कैपिटल ए मतलब पी स्क्वायर की बात कर रहा है, तो पी स्क्वायर आपको कितना दे रहा है भैया? 360। ओके, और अब ओ माय गॉड, इधर कैपिटल ए आपको दे रहा है 360, अर्थात कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी स्क्वायर से। पी स्क्वायर की वैल्यू यहां कितनी दे रहा है? 360। ओके, अब मुझसे पूछा है सर आगे क्यों नहीं क्वेश्चन पढ़ लो? भैया इतने डाटा से मेरा काम हो गया, बकवास नहीं पढ़नी है, मुझे क्वेश्चन निकालना है। याद रखना, क्वेश्चन से प्यार नहीं किया जाता है, क्वेश्चन को अपना दुश्मन माना जाता है। बस काम की बात पकड़ो, क्वेश्चन छोड़ो। सीधे पूछ रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इन द पॉपुलेशन। अब बेटा एलील ए की पॉपुलेशन, कैपिटल ए का मतलब क्या हुआ? डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बेटा? डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? इसका मतलब क्या हुआ? सभी लोग देखिए इधर, भाई जीनोटाइप हमें कितना दिया है? कैपिटल ए के जीनोटाइप, अर्थात इसकी फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया? 1000 में 360 लोग हैं। ठीक है, अब बेटा पूछ रहा है डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी बताओ, मतलब पी बताओ। ठीक है, पी स्क्वायर अगर 360 है तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √360। खत्म। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √360। लेकिन अब मैंने अपने ऑप्शंस देखे, मेरे ऑप्शन तो पॉइंट में दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जब देखो, जब पॉइंट में दे रहे हैं इसका मतलब इसने ओवरऑल क्या माना है? ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम माना वो कितना माना है? 1 माना है। गॉट इट? अगर ये 360 दे रहा मतलब 1000 में बात हो रही, 36 दे रहा होता तो 100 में बात हो रही होती, 3600 दे रहा होता तो 10,000 में बात हो रही होती। गॉट इट? गॉट इट? अब इधर समझना मेरी बात। तो ये क्या कह रहा है? ये पॉइंट में दे रहा है भाई साहब, सुनना। इसका मतलब क्या है? इसने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 माना है। तो इसे पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम इसे 1 में बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? 360 बाय 1000। गॉट इट? 360 बाय 1000 कर लेंगे तो पता चल जाएगा ये एक में कितना। ठीक, 360 बाय 1000 कितना आ जाएगा बेटा? 0.36। अब बेटा पी स्क्वायर अगर हमारा 0.36 आ रहा है तो अगर हम P इज इक्वल टू चाहते हैं कि P की वैल्यू कितनी होगी तो P इज इक्वल टू √36। अब बेटा √36 की वैल्यू आ जाएगी 0.6। खत्म, आंसर हमारा हो गया थर्ड। भैया हो गया? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इधर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टेंडेंसी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। द टेंडेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन, पढ़ाया था आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट में। द टेंडेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन कि वो अपने आप को जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बनाए रखे। तो ये डिस्टर्ब कब हो सकता है बेटा? कब हो सकता है? जब म्यूटेशन हो जाए तब हो सकता है, जब रैंडम मीटिंग ना हो तब हो सकता है, जब जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, जब जीन माइग्रेशन हो जाए, जब जीन फ्लो हो जाए, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। भाई हार्डी वीनबर्ग तो यही कह रहे थे एवोल्यूशन नहीं होगा तब हमारा लॉ 100% फॉलो करेगा इक्विलिब्रियम वाली बात को। लेकिन अगर ये सारी बातें नहीं फॉलो हुई, समझना मेरी बात, तो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब होगा, अर्थात जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो कह रहा है भैया पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में अगर उसे कोई डिस्टर्ब कर सकता है तो कौन कर सकता है? तो सीधी बात है लैक ऑफ म्यूटेशन ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि भाई म्यूटेशन तो एवोल्यूशन कराता है। ठीक है, तो अब म्यूटेशन नहीं हो रहा है मतलब एवोल्यूशन नहीं हो रहा, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। लैक ऑफ रैंडम मीटिंग, आंसर बेटा सेकंड हो गया, अर्थात रैंडम मीटिंग नहीं कराओगे। अगर किसी स्पेसिफिक वाले से कराओगे तो पार्टिकुलर जीनोटाइप के इंडिविजुअल क्या हो जाएंगे? ज्यादा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सेकंड। थर्ड एंड फोर्थ ये भी आपके इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8, वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी, नीट 2013 कह रहा वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन आ रहा विद इन पॉपुलेशन कैन ऑकर बाय चांस रेदर देन, मतलब नेचुरल सिलेक्शन के अलावा, रेदर देन मतलब नेचुरल सिलेक्शन के अलावा जो वेरिएशन आता है जीन फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, वो बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आता है जो कि बाय चांस होती है। गॉट इट? इसी को लेकर हमने फाउंडर्स इफेक्ट भी देखा था। तो ये हो गया आंसर हमारा 4th। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, लेकिन आए हुए हैं इसलिए हमें लगाने पड़ेंगे।
कर्नाटका नीट 2013। क्वेश्चन कहता है रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी। बेटा रैंडम जो होता है समझना, नेचुरल सिलेक्शन रैंडम प्रोसेस नहीं है, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपका रैंडम प्रोसेस है। तो रैंडम देखा, खट से आंसर मारो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10, इधर देखो, इधर देखो। जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन कब आएगा भाई? म्यूटेशन की वजह से आ सकता है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से आ सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आ सकता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आ सकता है, जीन फ्लो की वजह से आ सकता है, जीन माइग्रेशन की वजह से आ सकता है। तो यहां पर हमारा आंसर होगा सेकंड, म्यूटेशन एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ अब आया क्वेश्चन, सॉल्व करिए 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। कह रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल कैपिटल ए, डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं हम पी से। कितनी दिया है? 0.6। भैया रेसेसिव की तो हम खुद ही बता देंगे, रेसेसिव की हो गए, पॉइंट में आंसर है, मतलब ओवरऑल ये 1 ले रहा है, यूनिटी ले रहा है इक्विलिब्रियम को, तो रेसेसिव की कितनी हो जाएगी? 0.4। भले इन्होंने दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा हेट्रोजाइगस कितने होंगे भाई? रैंडम मीटिंग तो कराओगे ही कराओगे, रैंडम मीटिंग नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है। हेट्रोजाइगस पूछा, हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? 2pq, ठीक है, 2pq, 2 इंटू p इंटू q, p की वैल्यू यहाँ 0.6, q की वैल्यू यहाँ पर 0.4, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, अर्थात आंसर हो जाएगा हमारा 0.48। गॉट इट? 2 इंटू p इंटू q, तो बेटा 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो 0.48 आंसर। चलो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, 2005, which of the following is not true for a species? किसी स्पीसीज के लिए क्या बात सही नहीं है? मेंबर ऑफ ए स्पीसीज कैन इंटरब्रीड, बिल्कुल इंटरब्रीड करते हैं आपस में, ये तो सीधे भाई अर्नेस्ट मेयर की डेफिनेशन है स्पीसीज की कि आपस में वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। जीन फ्लो डज नॉट ऑकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज, बिल्कुल गलत बात। जीन फ्लो बिल्कुल होता है एक स्पीसीज की पॉपुलेशन के बीच, क्लियर, अर्थात वो कहीं पर माइग्रेट कर जाए। तो दूसरी बात हो गई गलत, दूसरा हो गया हमारा आंसर। लेकिन तीसरा भी देख लेते हैं क्यों सही है। नॉट ट्रू पूछा, इस चीज पे फोकस करना, तो दूसरा वाला नॉट ट्रू है। तीसरा क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है हर एक स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, बिल्कुल अर्नेस्ट मेयर की डेफिनेशन है। वेरिएशन ऑकर होता है अमंग मेंबर ऑफ ए स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है। वेरिएशन नहीं होता तो बेटा निएंडरथल से आज हम कैसे बन जाते, ठीक है, उन्हीं मेंबर में किसी ने वेरिएशन किया और अगली स्पीसीज, अगली ब्रीड बन के तैयार हुई या अगली स्पीसीज बन के तैयार होगी। अगला कह रहा रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट फ्रॉम, इसका आंसर दीजिए सोच के। अच्छा, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, रैंडमली जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रही है, रिजल्ट फ्रॉम किस वजह से? सेकंड आंसर इंटरब्रीडिंग विद इन दिस पॉपुलेशन, अर्थात इंटरब्रीडिंग लगातार होगी अगर पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, देन आपका इसकी वजह से रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी, क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, बेटा इसका लेक्चर जरूर कर लेना, अगर सही से नहीं पढ़ा है तो लेक्चर कर लेना, वरना हवा नहीं लगेगी। और ये सारे सवाल आए हुए हैं और ये ना लगा पाओ तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। कह रहा जीन रेशियो कांस्टेंट रहेगा किसी स्पीसीज पॉपुलेशन के लिए। भाई जीन रेशियो कांस्टेंट रहेगा मतलब हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। इसका मतलब रैंडम मेटिंग हो रही होगी, पक्की बात है, मतलब बी आंसर, ठीक है। सेक्सुअल सिलेक्शन होगा तो वेरिएशन आ जाएगा, म्यूटेशन में भी वेरिएशन आएगा, जीन फ्लो में वेरिएशन होगा, और वेरिएशन होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, फोर्थकमिंग जनरेशन आर लेस अडॉप्टिव देन पेरेंटल जनरेशन ड्यू टू, अर्थात आने वाली जनरेशन कम अडॉप्ट कर पा रही है पेरेंटल जनरेशन की तुलना में। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह इधर, इसकी वजह बेटा पहली बात तो एक सिंगल अगर जनरेशन की बात कर रहे होते तो हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते, तो नहीं कर सकते। कह रहा आने वाली जनरेशन पेरेंटल जनरेशन से कब अडॉप्टिव है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात नहीं कर सकते यहां पर। भैया ये इसलिए हो सकता है क्या पता कुछ सडन म्यूटेशन हो गया और जिसकी वजह से वो उस एनवायरमेंट में अडॉप्ट ना कर पा रहे हो, तो आंसर हो गया हमारा म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 16, गुड, आंसर सही आ रहा है। कुछ नहीं कह रहा भैया इन द डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ मैमेलियन हेड, मैमल की हर्ट की हिस्ट्री का डेवलप, मतलब मैमल का जो हर्ट है उसका वो कैसे डेवलपमेंट हुआ, एवोल्यूशन हुआ। कह रहा पहले 2 चैम्बर्ड हर्ट हुआ फिश का, 3 चैम्बर्ड आपका फ्रॉग का हुआ, इसके बाद कह रहा फाइनली 4 चैम्बर्ड मैमल्स का हुआ। ये क्या बताता? ये बताता बायोजेनेटिक लॉ जो कि लुईस पॉस्चर ने दिया था कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, अर्थात कहने का मतलब फिश से एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से रिप्टाइल बने, रिप्टाइल से बर्ड और मैमल बने। और ये इस बात से हमने पकड़ लिया कि यहां पर मुझे साफ साफ होमोलॉजी देखने को दिख रही है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन, सीधी बात है जेनेटिक ड्रिफ्ट कब होगी? स्मॉलर पॉपुलेशन में, लार्जर पॉपुलेशन में तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बेटा ये मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूं, फास्ट नहीं है ये,
ठीक है, ये स्पीड नॉर्मल है। अगर आप पूरा लेक्चर करे होगे ना हार्डी विनबर्ग, अगर हमसे पढ़े हो, पूरा लेक्चर किए हो, तमीज से सारी बातें बस मेरी सुने भर हो, दिमाग नहीं लगाए हो, तो भी ये क्वेश्चन तुम धुएं की तरह उड़ाओगे। अब इधर देखो, अब तुमने नहीं पढ़ा है, रटा है उसको, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। इधर आओ बेटा, कह रहा जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब हुआ जीन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन सेम जनरेशन। गलत, जनरेशन फ्रॉम जनरेशन, अर्थात जो जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? थर्ड बेटा, थर्ड। नन ऑफ दीज नहीं, थर्ड होगा। ये नन ऑफ दीज जो आप लगाते हो ना, नन ऑफ दीज आप एमटीजी का अनसॉल्व देख के लगाते हो, उस अनसॉल्व में गलत आंसर दिया हुआ है। जो इरफान बेटा, इरफान जो तुम डी बता रहे हो ना, तुम एमटीजी का अनसॉल्व देख के बता रहे हो, गलत दिया उन्होंने आंसर। आंसर इसका सी होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। आगे क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यार, क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं इसे व्हाइट बोर्ड पे लगाऊंगा, किनूरा बोर्ड पे अपने, ठीक है। इधर देखो, आओ और इधर देखो, आइए बेटा, अभी आखिरी में सारे जवाब दूंगा, पहले इधर समझो अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है, मुद्दे वाली बात, 51% इंडिविजुअल हैव एट लीस्ट वन रेसेसिव एलील, मतलब एक उनके पास स्मॉल ए होगा ही होगा। ये नहीं बोल रहा ओनली वन रेसेसिव एलील, कह रहा है एटलीस्ट वन रेसेसिव एलील, ठीक है, कम से कम एक। देखो दो बातें हैं, मेरे पास 10 रुपए ही है, ये तुम्हारे पास 10 रुपए ही होना चाहिए, या कम से कम 10 रुपए होना चाहिए, दोनों बातों में अंतर है। अब क्वेश्चन को समझना, जब भी बेटा न्यूमेरिकल लगाते हैं तो सबसे पहली चीज जिस पे हमें फोकस करनी चाहिए वो है कि हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है। क्या बोला? हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है। क्वेश्चन मुझसे पूछता है कि भैया ये बताइए कि डोमिनेंट इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्या पूछा है? डोमिनेंट इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब बेटा ये देखो, डोमिनेंट इंडिविजुअल कैपिटल ए भी है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे। डोमिनेंट इंडिविजुअल कैपिटल ए स्मॉल ए भी होंगे, ये लेकिन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल होंगे। अब इनकी फ्रीक्वेंसी पूछा है, डोमिनेंट क्योंकि बेटा फिनोटाइप दोनों शो करेंगे। अब बेटा इनकी जो होगी फ्रीक्वेंसी वो होगी पी स्क्वायर, इनकी कितनी होगी 2pq। अब बेटा हमसे पूछा है पी स्क्वायर प्लस 2pq की वैल्यू क्या होगी, अर्थात डोमिनेंट फिनोटाइप शो होमोजाइगस में भी होगा, हेटेरो में भी होगा। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी को बेटा पूछा है कि डोमिनेंट फिनोटाइप की ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। क्वेश्चन हमसे ये है, तो बेटा कॉमन सेंस लगाओ। अगर आप सब देखो, याद रखना न्यूमेरिकल कभी भी फिजिक्स का लगाओ, केमिस्ट्री का लगाओ, या बायो में न्यूमेरिकल पोर्शन आप सॉल्व करते हो, तो न्यूमेरिकल पोर्शन में कभी भी क्वेश्चन से मोहब्बत नहीं की जाती, क्वेश्चन को अपना दुश्मन माना जाता है। क्वेश्चन को बड़ी इज्जत से मत पढ़िए। पहला काम है देखिए सीधे पूछा क्या है। पूछा है मुझसे डोमिनेंट फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मतलब पी स्क्वायर प्लस 2pq की वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा ये निकालने के लिए मुझे p की वैल्यू पता होनी चाहिए और q की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो मैं भाई पी स्क्वायर प्लस 2pq की वैल्यू पता कर पाऊंगा। p और q की वैल्यू मुझे पता करनी है। अब p और q की वैल्यू किसी तरीके मुझे मिल जाए तो मैं क्या करूं, इसी में पुट करके बता दूंगा कि डोमिनेंट फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या है। अब क्वेश्चन का हम डाटा देखेंगे। क्वेश्चन में डाटा दिया है कि 51% इंडिविजुअल के पास क्या है, मतलब हर 100 में 51 इंडिविजुअल के पास कम से कम एक स्मॉल ए है। तो बेटा ये बताओ, कैपिटल ए स्मॉल ए के पास भी एक स्मॉल ए है, स्मॉल ए के पास भी कम से कम एक स्मॉल ए है। मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। इधर देखना, इसका मतलब ये कितने हैं आपके टोटल 51%। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा बचे हुए टोटल 100% अगर हम मान लें तो बचे हुए कैपिटल ए कितने होंगे 49%। अरे अगर भाई तीन ही है, ये दो 51 हो गए, तो बचा कितना परसेंट 49, तो 49 ही हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अब बेटा 49%, अब अगर मैं चाहूं तो बेटा अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 49% प्लस इन दोनों का मिला के 51% इज इक्वल टू 100%। अगर मैं इन सबको वन में कन्वर्ट करना चाहूं, वन में कहने का मतलब क्या हुआ, कि अगर मैं 100 जगह 1 लूंगा तो उस हिसाब से इनकी वैल्यूज भी कम हो जाएंगी। तो वन में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 100, 0.49 प्लस 0.51 इज इक्वल टू 1। ऐसे भी तो कर सकते हो। वन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, सबको 100 से डिवाइड कर दोगे, सिंपल, ठीक है। अब समझना बेटा,
मुझे P की वैल्यू पता चल जाए तो मैं Q की पता कर सकता हूं, Q की वैल्यू पता चल जाए तो मैं P की पता कर सकता हूं, ठीक है। अब बेटा अगर मैं P की वैल्यू ढूंढना चाहूं तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, यहां से आप Q की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको P भी पता होना चाहिए। बेटा कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, P स्क्वायर हमने कितना निकाला 0.49, तो अगर P स्क्वायर 0.49 है तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 0.49। क्लियर होती बात तो बताओ। और रूट ऑफ 0.49 कितना होता है बेटा, 0.7, ठीक है। अगर 0.7 आपका P है तो 0.3 इसका मतलब आपका क्या होगा, Q होगा, क्योंकि P प्लस Q इज इक्वल टू 1। बस कुछ नहीं, अब धरो और मारो मल्टीप्लीकेशन। P स्क्वायर कितना हुआ बेटा, 0.7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस Q प्लस 2PQ मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3। बस इसे कैलकुलेट कर लो, हमें पता चल जाएगा डोमिनेंट फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.49 प्लस ये कितना है 17 के 21 21 दूनी 42, ये हो जाएगा 0.42 इज इक्वल टू 0.91। डोमिनेंट फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी आ गई, दैट्स आंसर। क्लियर हो गया हो तो बताओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगेन पीडीएफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 करिए। In a population of 1,000 cats, if बोले आराम से, इन अ पॉपुलेशन ऑफ in a population of 1,000 cats, in a population of 1,000 cats, if we have 840 black cats and 840 black cats and 160 white cats. In a population of 1,000 cats, if we have 840 black cats and 160 white cats, calculate the frequency of homozygous dominant individuals if black is dominant over white. बेटा क्वेश्चन कह रहा है 1000 बिलार है, बिल्ली, ठीक है, 1000 बिल्ली है, 840 करियां हैं और 160 उज्जर है, मतलब वाइट, ठीक है। आओ, बेकार सवाल है, बहुत ही आसान सवाल, इधर आओ। और कह रहा ब्लैक वाली जो बिल्ली है वो ब्लैक कलर जो है वो व्हाइट पे डोमिनेट कर रहा है। इधर देखो बेटा, ब्लैक कलर आपका व्हाइट पर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो दो कलर आ रहे हैं बिल्ली के, एक ब्लैक और एक व्हाइट। ब्लैक डोमिनेंट है तो मैं कैपिटल भी लिख दिया, व्हाइट रिसेसिव है तो स्मॉल बी लिख दिया इनके एलील को, ठीक है। अब बेटा ये बताओ कैपिटल बी और स्मॉल बी से कितनी एलिक फॉर्म बन सकती है, 3। कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। यहां पर कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दोनों ब्लैक कलर का फिनोटाइप दे रहे होंगे और ये कैसा दे रहा होगा, व्हाइट कलर का, ठीक है। कह रहा है 840 बिल्ली जो है वो काली है। अब बेटा काली है, पता नहीं होमोजाइगस काली है कि हेट्रोजाइगस काली है, तो यहां पर मैंने टोटल लिख दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 840। अब कह रहा है 840 काली है, मतलब बची हुई 1000 में 160, 160 बिल्लियां आपकी कैसी हैं बेटा, व्हाइट कलर की हैं। अब बेटा कह रहा है बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, अर्थात होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी पूछा है। होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब कैपिटल बी कितना होगा, मतलब वो पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी किसकी, पी स्क्वायर की, ठीक है। अब बेटा देखो पी स्क्वायर जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पी, लेकिन पी हमें पता नहीं है। अब बेटा पी हम यहां से निकाल भी नहीं सकते हैं, क्यों बेटा, क्योंकि यहां पर उसने कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी को क्या किया, मिला दिया। तो अब यहां पर पी तो इस समय आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर हमें क्यू पता चल जाए तो 1 से माइनस करके हम पी निकाल लेंगे। तो क्यू बेटा यहां से पता चल सकता है, क्योंकि रेसेसिव जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160। बेटर है सबको 1 में कन्वर्ट कर लो। 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे बेटा, बटे 1000, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.16, ये क्या हो जाएगा 0.84। बोलो अब बेटा क्या होगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, रूट 0.16 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0.4। इतनी बातें एकदम क्लियर। अगर Q की वैल्यू 0.4 मतलब P की वैल्यू 1 से माइनस कर दोगे तो कितनी आएगी, 0.6। सोच के बताओ जल्दी। अब बेटा हमसे पूछा क्या है, P की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर ली, तो P स्क्वायर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा बेटा 0.6 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 0.36 क्या हो जाएगी हमारी, डोमिनेंट फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो तो हाँ बोल दो, क्लियर हो तो हाँ बोल दो।
क्लियर हो तो हाँ बोल दो।